हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है इस डेली क्लास में। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हम आज सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा इसका। ठीक है, पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, और हम इस क्लास में प्यारे बच्चों आपको बताएंगे केवल 2 अंक का प्रश्न। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछा गया यूरोप में राष्ट्रवाद से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्लास को प्यारे बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहाँ प्यारे बच्चों शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और क्लास को प्यारे बच्चों लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बताइए, यहाँ पर लिखा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या योगदान था मेजनी का इटली के एकीकरण करने में। लिखा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान सर्वप्रथम आता है, यानी कि इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे पहले किसने ठाना था। तो सर मेजनी ने। इसने इटली को एक करने के लिए यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था बनाया था। तो सर इटली को एक करने के लिए यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था मेजनी ने बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इसे दबा दिया और मेजनी वहाँ से चला गया। क्या प्यारे बच्चों इटली का एकीकरण सफल हुआ? नहीं सर, इटली का एकीकरण सफल नहीं हुआ। इटली के एकीकरण में बाधा कौन डाला? ऑस्ट्रिया डाला। तो ऑस्ट्रिया ने इसको दबा दिया, जिसके कारण इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ। तो इसको अगर आप लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा करा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें कि आखिर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? प्रशा का चांसलर था। उसने जर्मनी को एक करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और पूछेगा कि जर्मनी को एक करने के लिए किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। ठीक है, नीति अपनाई थी। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। और उसने अपने देश में क्या किया? अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। इसको अभी अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर मिल जाता है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि बताइए इटली एवं जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। अब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण करने में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो सर ऑस्ट्रिया जो था ना, ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो, हम उस पर राज करें, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है कि इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को उभरते देख ऑस्ट्रिया ने उसे रोका था। वह चाहता था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण ना हो। वह क्या चाहता था ऑस्ट्रिया वाला? कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो। ऐसे तो किताब में ऐसा लिखा नहीं है, किताब में कुछ अलग प्रकार से लिखा है, लेकिन इसको हम अपने मन से लिख कर लाए हैं प्यारे बच्चों, ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठ सके। ठीक है, और इसको लिखने पर आपको 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट करा है क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। सबसे पहले आपको एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछेगा, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। आपका 1 नंबर भी क्लियर हो रहा है, 2 नंबर भी क्लियर हो रहा है कि नहीं बाबू। हाँ, गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण करना चाहता था। नेपल्स, सिसिली और पोप का राज इटली में अभी भी अलग था। गैरिबाल्डी ने इन तीनों को एकीकरण किया था। ऐसे तो प्यारे बच्चों ये भी बुक में ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने मन से इसको लिखे हैं। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एसएसटी समझ में ही नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको लिख कर दे दिए हैं। ठीक है, और आपको इसको याद भी कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है करा कि बताइए मेजनी कौन था। अब मेजनी कौन था, तो यहाँ पर ये बहुत ही वायरल सवाल है, बहुत ही वायरल प्रश्न है। 2 नंबर इसके लिए प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, मेजनी के बारे में, मेजनी कौन था, इससे आपको 2 नंबर मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का नायक कहा जाता है। पूछेगा एग्जाम में कि इटली के एकीकरण का नायक किसे कहा जाता है। तो सर इटली के एकीकरण का नायक मेजनी को ही कहा जाता है। ऐसे तो हैं बहुत सारे लोग जो इटली के एकीकरण करने में थे, लेकिन सबसे पहले किसने शुरुआत किया था इटली के एकीकरण करने में? सर मेजनी ने शुरुआत किया था इटली के एकीकरण करने। ठीक है, फिर मेजनी ने ही इटली का एकीकरण करने की शुरुआत की थी। फिर वही लिखा हुआ है, मेजनी ने ही इटली के एकीकरण करने की शुरुआत की थी। मेजनी एक साहित्यकार एवं योग से सेनापति था। मेजनी क्या था? साहित्यकार था, और योग से क्या था?
सेनापति था। तो आई होप आपको ये वाला भी बन जाएगा। ओके, चलते हैं। कह रहा है कि 1848 फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखे। अब 1848 फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिखना है, तो 1848 फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है, आपको याद रख लेना है। कम से कम 3 कारण भी लिख देते हैं, 2 कारण भी लिख देते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहला लुई फिलिप की कमजोर नीति। लुई फिलिप जो था प्यारे बच्चों 1848 के वक्त जब वहाँ का राजा लुई फिलिप था, तो लुई फिलिप की कमजोर नीति सबसे पहला, ठीक है। वो जनता पर ज़्यादा मतलब कि कुछ बदलाव ही नहीं चाहता था। दूसरा समाजवाद का प्रसार, ठीक है। दूसरा क्या है? समाजवाद का प्रसार। तीसरा है मध्यम वर्ग के शासन पर प्रभाव, और जितने भी मध्यम वर्ग के शासन थे उन पर मतलब कि प्रभाव डालता था। तो इतना ही बस हो गया। इतना 6 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है इस 6 क्वेश्चन, और इस 6 क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 का 2 अंक का प्रश्न आपसे छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना सवाल याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।